नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने छायावाद पर बात की थी और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं छायावाद पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की, क्योंकि छायावाद एक ऐसी काव्यधारा है, आधुनिक काव्यधारा के अंतर्गत जो आती है, जिस पर सबसे अधिक विवाद खड़े किए गए हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न भी छायावाद पर ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में असत्य है। एक बात यहां मैं आपको याद दिला दूं कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद युग की अपेक्षा स्वच्छंदतावाद युग कहना अधिक समीचीन समझा है और उनका विचार है कि इसके अंतर्गत केवल छायावादी काव्यधारा ही शामिल नहीं होती, बल्कि उस समय की गद्यात्मक कृतियां भी शामिल होती हैं यदि हम इसे स्वच्छंदतावाद युग कहें। तो जहां भी स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग हो, आप अधिकांशतः छायावाद के रूप में ही ग्रहण करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वच्छंदतावाद के संदर्भ में असत्य है, असत्य कथन छांटना है। पहला, स्वच्छंदतावाद ही एक तरह से छायावाद की भूमिका तैयार कर चुका था। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद, भंगिमाओं में चित्रण आदि स्वच्छंदतावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्वच्छंदतावादी काव्य ने जीवन से लगाव की स्थितियां पैदा की और स्वच्छंदतावादी काव्य ब्रज भाषा में रचा गया। तो दोस्तों, स्वच्छंदतावाद एक तरह से आधार है छायावाद का, जिसको बच्चन सिंह ने छायावाद को भी स्वच्छंदतावाद कहा है। तो ये कथन पूरी तरह से बिल्कुल सही है। वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण और प्रेम के स्वच्छंद चित्रण की अभिव्यक्ति भी यहां पर है। स्वच्छंदतावादी काव्य जीवन के प्रति लगाव की बात करता है। कामायनी में जब श्रद्धा मनु से कहती है तब नहीं केवल जीवन सत्य, तो उसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। तो सी विकल्प भी सही है, लेकिन ये डी विकल्प असंगत है, असत्य है कि स्वच्छंदतावादी काव्य ब्रज भाषा में रचा गया, क्योंकि स्वच्छंदतावादी काव्य खड़ी बोली में रचा गया। हाँ, कुछ एक स्वच्छंदतावादी कवियों की, छायावादी कवियों की एकाध प्रारंभिक रचनाएं अवश्य ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई, जैसे प्रसाद का चित्राधार, महादेवी वर्मा ने भी अपना प्रारंभिक लेखन ब्रज भाषा में किया, लेकिन प्रमुखतः काव्य की भाषा इस दौरान खड़ी बोली हिंदी ही रही। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किन कारणों से छायावाद का जन्म हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला, पुरानी काव्य पद्धति को छोड़कर एक नई पद्धति का निर्माण हो रहा था। दूसरा, जीवन के प्रति एक नई चेतना, आत्म जागरूकता का उदय हो रहा था। तीसरा, व्यक्ति का अहम उद्दीप्त हो रहा था, फलस्वरूप व्यक्तिवादी चेतना उद्भूत हो रही थी, उद्भूत यानी उत्पन्न हो रही थी। पाश्चात्य ढंग की शिक्षा ने भारतीय मनीषी को अपने परिवेश को त्रासपूर्ण विघटनमयी स्थिति के प्रति सजग किया। तो दोस्तों, इनमें से कौन से कारण थे जिनके कारण छायावाद का जन्म हुआ, उन कारणों को हमें तलाश करना है, इसमें से चुनना है। तो देखिए, पुरानी काव्य पद्धति को छोड़कर एक नई काव्य पद्धति का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म माना गया है। तो ये एक जन्म का कारण ये था, ये बिल्कुल सही है। जीवन के प्रति एक नई जागरूकता, परिवेश के प्रति एक नई जागरूकता यहां पर थी, क्योंकि नीति और उपदेश की तथाकथित बातों को छोड़कर एक नए दृष्टिकोण को विकसित किया छायावाद ने, यह कथन भी बिल्कुल सही है। व्यक्ति का अहम उद्दीप्त हो रहा था, यानी व्यक्ति अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हो रहा था, यह बात भी बिल्कुल सही है। इसलिए व्यक्तिवादी चेतना उत्पन्न हुई छायावादी काव्य में, जिसकी अभिव्यक्ति लगभग सभी कवियों ने की है। पाश्चात्य ढंग की शिक्षा ने भारतीय मनीषी को अपने परिवेश की त्रासपूर्ण विघटनमय स्थिति के प्रति सजग किया, यानी जो सजगता द्विवेदी युग में परिवेश के प्रति थी, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म स्तर की सजगता अपने परिवेश के प्रति यहां आई। यह कथन भी बिल्कुल सही है, यानी ये चारों कारण छायावाद के जन्म के उल्लेखनीय कारण है। तो आइए विकल्प देखते हैं। उक्त में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। 1 और 3, 2 और 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3 और 4, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, छायावाद के जन्म के प्रतिक्रियावादी कारणों में से प्रमुख हैं द्विवेदी युगीन व्यापक व स्थूल नैतिकता के प्रति प्रतिक्रिया, द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता के प्रति विरोध स्वरूप, द्विवेदी युगीन खड़ी बोली स्थापना के प्रयासों के विरुद्ध, काव्य के प्रति सामाजिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण के प्रति विरोध। तो दोस्तों, यहां
ये कारण प्रतिक्रियावादी कारण प्रमुख है। इतिवृत्तात्मकता के प्रति विरोध था द्विवेदी युग की, ये कारण भी प्रमुख है, अभी इसकी चर्चा हमने की। लेकिन द्विवेदी युगीन खड़ी बोली स्थापना के प्रयासों के विरुद्ध नहीं थी छायावादी काव्यधारा, तो ये कथन यहां असंगत है। काव्य के प्रति सामाजिक उपयोगितावादी दृष्टिकोण के प्रति विरोध आंशिक रूप से था यहां पर, क्योंकि सामाजिक उपयोगिता का जो दृष्टिकोण था उसे बहुत सूक्ष्म रूप में ग्रहण किया गया, तो इसे भी हम पूरी तरह से गलत नहीं मान सकते। तो पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सही है। आइए कूट देखते हैं। पहला, दूसरा और चौथा यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, छायावाद और रहस्यवाद में मोटा अंतर कौन सा है? ए, छायावाद दार्शनिक, रहस्यवाद दार्शनिक क्षेत्र का विषय है जबकि छायावाद काव्य का। बी, रहस्यवादी भावना का आलंबन अमूर्त निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म है जबकि छायावाद का विषय लौकिक है। सी, रहस्यवाद का आलंबन ईश्वर है, छायावाद का जिज्ञासा। सी, डी, रहस्यवाद अति प्राचीन है जबकि छायावाद अपेक्षाया नवीन है। दोस्तों, सबसे मोटा अंतर का मतलब क्या होता है? मोटा अंतर का मतलब होता है कि इनमें से सबसे प्रमुख अंतर हमको छांटना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सभी अंतर छायावाद और रहस्यवाद में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं सभी बिंदु, लेकिन हमें इन सभी बिंदुओं में से प्रमुख बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो पहला बिंदु है रहस्यवाद दार्शनिक क्षेत्र का विषय है, छायावाद काव्य का। ये पूरी तरह से भिन्नता नहीं है, एक भिन्नताओं में एक कारण हो सकता है। रहस्यवादी भावना का आलंबन अमूर्त निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म है जबकि छायावाद का विषय लौकिक है। ये पूरी तरह से सही भिन्नता है रहस्यवाद और छायावाद में। रहस्यवाद का आलंबन ईश्वर है, छायावाद का जिज्ञासा, ये बिल्कुल सही नहीं है। रहस्यवाद अति प्राचीन है, छायावाद अपेक्षाया नवीन है, ये भी काफी कुछ सही है। लेकिन सबसे प्रमुख अंतर छायावाद और रहस्यवाद में है बी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, लहर कविता की इन पंक्तियों ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे के कारण प्रसाद पर क्या आरोप लगा था? इसकी चर्चा हमने अपने छायावाद के सत्र में भी की थी, आपको याद होगा। ए, पलायनवादी होने का। बी, विद्रोहवादी होने का। सी, अति उदारतावाद का। डी, तटस्थतावादी होने का। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस पंक्ति के आधार पर प्रसाद पर पलायनवादी होने का आरोप लगाया गया था, तो आंसर होगा हमारा ए। किन कारणों से जूही की कली तत्कालीन साहित्य समाज के कोप भाजन का विषय बनी? ए, उसमें व्यक्त प्रणय केली के चित्रों के कारण। बी, कविता को उपदेश का माध्यम बनाने के कारण। सी, उसमें प्रयुक्त मुक्त छंद योजना के कारण। चौथा, उसमें प्रयुक्त पाश्चात्य प्रभाव के कारण। तो दोस्तों, उसमें जो प्रणय केली के चित्र थे उनके कारण वो विवाद का विषय बनी, कोप का विषय बनी, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में इसीलिए जूही की कली को, जो कि निराला की कविता है, उसे वहां प्रकाशित नहीं किया था, क्योंकि उसमें प्रेम और प्रणय के चित्र अंकित किए गए थे। तो ये एक कारण है। कविता को उपदेश का माध्यम यहां बिल्कुल नहीं बनाया गया, क्योंकि जूही की कली मूलतः एक श्रृंगार प्रधान कविता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। उसमें प्रयुक्त मुक्त छंद योजना के कारण भी, क्योंकि बहुत समय से छंदबद्ध कविताओं की के अभ्यस्त हो चुके थे साहित्य जगत के साहित्यकार, तो ऐसी स्थिति में मुक्त छंद का पहला प्रयोग कोप का भाजन बनना ही था, तो यह भी एक कारण है। उसमें पाश्चात्य प्रभाव है ही नहीं, तो यहां पहला और तीसरा कारण कोप भाजन का कारण है। कूट देखते हैं। पहला और तीसरा यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश माने गए हैं मुकुटधर पांडे, रूपनारायण पांडे, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन, न कर लेंगे इसे, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा और लोचन प्रसाद पांडे। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि छायावाद के ब्रह्मा माने गए हैं प्रसाद जी, विष्णु माने गए हैं पंत जी और महेश माने गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, छायावाद की लघुत्रयी में कौन है? इसकी चर्चा हम अपने छायावाद के सत्र में कर चुके हैं। महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा।
बी मोहनलाल महतो, सुमित्रा नंदन पंत, उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, उदय शंकर भट्ट, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत और उदय शंकर भट्ट। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, क्योंकि इस लघुत्रयी को वर्मा त्रयी भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों साहित्यकार वर्मा है, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नहीं है? निशीथ, रूपराशि, चित्ररेखा और पल्लव। तो दोस्तों जाहिर सी बात है डी पल्लव इनका नहीं है, क्योंकि पल्लव कविता संग्रह है सुमित्रा नंदन पंत का। और आपको याद होगा सुमित्रा नंदन पंत के इस पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो यानी छायावाद का घोषणा पत्र कहकर पुकारा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, कंठस्थ कर लेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष आदि कविता संग्रहों के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा, केदारनाथ मिश्र प्रभात या मोहनलाल महतो वियोगी। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये सारे कविता संग्रह उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। उदय शंकर भट्ट भी छायावादी कवियों में शामिल होते हैं और वे अन्य कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और एक और बात इनके विषय में बता दूं कि ये एकांकीकार और नाटककार के रूप में विशेष रूप से विख्यात हैं। तो आंसर इसका होगा ए। अगला प्रश्न, मोहनलाल महतो वियोगी किस काव्यधारा के कवि हैं? द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्यधारा, प्रगतिवादी काव्यधारा, छायावादी काव्यधारा या भारतेंदु युगीन काव्यधारा। तो दोस्तों मोहनलाल महतो वियोगी भी छायावादी कवि हैं, अन्य कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है इनका। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न, आरसी प्रसाद सिंह ने निम्नलिखित किस छायावादी कविता संग्रह की रचना की? ऑप्शंस हैं युगांत, कलापी, मधुकर्ण या रसकलश। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, कलापी कविता संग्रह आरसी प्रसाद सिंह जो कि छायावाद के एक अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका कविता संग्रह माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निर्माल्य जैसी छायावादी रचना के सर्जक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी, उदय शंकर भट्ट या गोपाल सिंह नेपाली। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, निर्माल्य एक छायावादी कृति है और उसके रचनाकार हैं मोहनलाल महतो वियोगी। तो आंसर होगा हमारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? ध्यान देंगे, नहीं है पूछा गया है। DSSB PGT 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो क्या पूछा गया है? स्वच्छंदतावादी यानी छायावादी साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों ये विशेषता छायावाद की नहीं है, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, क्योंकि छायावाद की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है कि वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो सूक्ष्म की बात आती है तो उसमें बाह्य जगत नहीं आता बल्कि अंतर जगत आता है। तो ये कथन बिल्कुल असंगत है, असत्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। ये सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, इसीलिए इसका नाम स्वच्छंदतावाद है। तो इसलिए ये कथन बिल्कुल सही है। कल्पना और असाधारणता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अति कल्पना का आरोप भी छायावादी काव्यधारा पर लगाया गया था। अभिव्यंजना में ये सांकेतिक और व्यंजना प्रधान है, क्योंकि जितने लाक्षणिक प्रयोग और संकेत यहां इस्तेमाल किए गए उतने किसी काव्यधारा में नहीं। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा हमारा ए। आगे चलें। जयशंकर प्रसाद की ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार या करुणालय। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चित्राधार सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का ब्रजभाषा में लिखी कविताओं का संग्रह है जो प्रकाशित हुआ। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, पंचवटी प्रसंग किस कवि की रचना है? यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में यह प्रश्न भी पूछा गया। ए रामकुमार वर्मा, बी निराला, सी मैथिली शरण गुप्त, डी शिव मंगल सिंह सुमन। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है पंचवटी प्रसंग और यह कविता
उनके परिमल नामक कविता संग्रह में संकलित है। और एक बात और मैं आपको ध्यान दिला लूं कि पंचवटी नाम से मैथिली शरण गुप्त ने भी एक काव्य कृति की रचना की थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो उसका नाम केवल पंचवटी है और इसकी कविता है पंचवटी प्रसंग। तो आप ध्यान में रखेंगे, आंसर होगा हमारा बी। महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है निहार, दीपशिखा, रश्मि और सांध्य गीत। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यामा में दीपशिखा संकलित नहीं है, तो आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला, अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना तथा कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है, बिल्कुल सही है। सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगला है, तुलसीदास में चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार अधिक है, यह कथन असंगत है निराला की रचनाओं के विषय में, क्योंकि तुलसीदास जो उनकी कृति है उसमें जितना जितना कथा का विस्तार है उससे कहीं अधिक चिंतन अभिव्यक्त किया गया है, तो यह कथन असंगत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जयशंकर प्रसाद ने इस प्रकार इन शब्दों में छायावाद को परिभाषित किया। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य कर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? यूपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन अभिव्यक्त किया है, तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, पंत जी की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं, यह कथन किसका है? यूपी पीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंत जी की कविताओं के विषय में यह कथन प्रस्तुत किया, तो आंसर होगा हमारा बी। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नामवर सिंह और डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। डॉक्टर नामवर सिंह ने यह विचार छायावाद के विषय में अभिव्यक्त किया, तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। बालकृष्ण शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल या इलाचंद जोशी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है, तो आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, मुक्त करो नारी को, चिरवंदिनी नारी को, युग युग की बर्बर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी भावना से संबंधित यह पंक्तियां किस कवि की हैं? हमने बात की थी छायावाद के सत्र में कि द्विवेदी युग की अपेक्षा यानी अपने पूर्वकालीन युगों की अपेक्षा नारी को एक भिन्न और पूज्य दृष्टिकोण से देखा गया छायावाद में। तो इस ऑप्शंस हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां हैं ये, आंसर होगा हमारा सी। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं हरियाणा टीजीटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। मैथिली शरण गुप्त, भगवती चरण वर्मा, सत्यनारायण कविरत्न या राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं, आंसर होगा हमारा बी।
मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह कथन किसका है? डीएसएसबी टीजीटी 2021 और जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नंदुलारे वाजपेयी ने ये विचार व्यक्त किए हैं छायावाद के विषय में, तो आंसर होगा हमारा सी। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस हैं डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। छायावाद के विषय में ये विचार डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अभिव्यक्त किए हैं। आंसर इस प्रश्न का होगा डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में यह प्रश्न पूछा गया। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो दोस्तों सी विकल्प बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह नहीं बल्कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावाद में। तो बाकी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है, कल्पना की अतिशयता है, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण है। तीनों विकल्प सही हैं, केवल सी विकल्प असंगत विकल्प है। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, यह उद्घोष है। जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। महादेवी वर्मा का, नंदुलारे वाजपेयी का, जयशंकर प्रसाद का या रामविलास शर्मा का? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महादेवी वर्मा ने छायावाद के विषय में यह पंक्ति कही है। आंसर हुआ हमारा ए। अगला प्रश्न, छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। पहला, छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को व्यक्त किया है। बी, छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है। सी, छायावादी कवि निराला की अनुभूति अद्वैत दर्शन में परिणत होती जाती है। डी, छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में प्रवाहित हुई। तो दोस्तों देखिए, छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूतियों को अभिव्यक्त किया है। प्रणय की अनुभूतियां अभिव्यक्त की गई है छायावाद में, लेकिन मुख्य रूप से उनके काव्य का विषय केवल प्रणय की अनुभूतियां अभिव्यक्त करना नहीं है, बल्कि वे समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता को लेकर भी चले हैं, प्रकृति को लेकर भी चले हैं और अनेक प्रकार के मानवीय दृष्टिकोण को लेकर भी चले हैं। तो ये कथन पूरी तरह से सही नहीं है। प्रणय की अनुभूतियां हैं, लेकिन ये छायावादी काव्य का प्रधान विषय नहीं है। छायावादी भावबोध, स्वानुभूति और सौंदर्य प्रधान कल्पना द्वारा निर्मित हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। कवि निराला की अनुभूति अद्वैत दर्शन में परिणत होती है, ये बात भी सही है। छायावादी कविता द्विवेदी युगीन नीरस, उपदेशात्मक और स्थूल आदर्शवादी काव्यधारा के विरुद्ध विद्रोह के रूप में अभिव्यक्त हुई, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन हुआ ए, क्योंकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, बाकी सभी पूर्णतः सत्य कथन है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंदुलारे वाजपेयी के रूप में मिला। बी, छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं। महादेवी ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है। तो दोस्तों छायावाद को अपना समर्थ आलोचक नंदुलारे वाजपेयी के रूप में मिला, यह कथन सही है। छायावाद के समानांतर चलने वाली प्रेम और मस्ती की काव्यधारा, जिसे हम हालावादी काव्यधारा भी कहते हैं, इसके प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। छायावाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के एक प्रमुख कवि राधा कृष्ण दास हैं, यह कथन गलत है। राधा कृष्ण दास राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि नहीं है। महादेवी ने अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया, यह बिल्कुल सही है। तो इनमें से गलत कथन हुआ सी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। आगे चलें।
कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह किसने कहा? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या दुष्यंत कुमार। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुमित्रा नंदन पंत ने यह पंक्ति कही कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए। अगला, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यूजीसी नेट 2017 में ये प्रश्न पूछा गया। ये रचनाओं के नाम हैं और ये रचनाकारों की सूची दी गई है। तो प्रेम पथिक, गीतिका, सांध्य गीत और गुंजन, ये 4 रचनाएं हैं, लेकिन रचनाकारों की सूची 5 दी गई है। तो आजकल प्रश्न पत्र में इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जहां एक विकल्प अधिक दिया जाता है, ताकि बच्चे की प्रतिभा का, उसके ज्ञान का पूरी तरह से परीक्षण किया जा सके। तो प्रेम पथिक कविता दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है। गीतिका के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांध्य गीत के हैं महादेवी वर्मा और गुंजन कृति है सुमित्रा नंदन पंत की। यहां मैथिली शरण गुप्त की कोई कृति नहीं है। तो ए का हुआ 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प सही है। 5वां ए विकल्प ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। 5वां, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न, किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। उन्होंने ही ये कथन कहा कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश हुआ है, और इसके विषय में हमने अपने छायावाद के सत्र में चर्चा भी की थी। डॉक्टर नगेंद्र के पूरे कथन को हमने विस्तार से समझा था। आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों को संबद्ध कवियों से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। इस तरह के प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी पकड़ विषय पर बनाने की जरूरत है दोस्तों। और यह प्रश्न पूछा गया यूजीसी नेट 2018 में। तो यहां सूची 1 में विभिन्न विद्वानों के कथन दिए गए हैं, शुक्ल जी के विभिन्न विद्वानों से संबंधित कथन दिए गए हैं, और यहां विद्वानों के नाम दिए गए हैं। तो हमको यह पता लगाना है कि कौन सा कथन किस विद्वान से संबंधित है। तो पहले कथन की बात करते हैं। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। दोस्तों ये कथन शुक्ल जी ने प्रस्तुत किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विषय में। इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी जो लोकोत्तर है। यह कथन शुक्ल जी ने कहा महादेवी वर्मा के विषय में। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। तो यह कथन उन्होंने प्रस्तुत किया सुमित्रा नंदन पंत के रूप के संबंध में। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहें तो यह कहें कि इनकी मधुवर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो जहां वे मधुवर्षा, क्योंकि उन्होंने जयशंकर प्रसाद को मधुचर्या का कवि भी कहा है, तो ये जयशंकर प्रसाद से संबंधित है। राम कुमार वर्मा से संबंधित कोई भी कथन यहां नहीं है। तो आंसर हमको कूट में क्या देखना है? ए का है 5वां, बी का है पहला, 5वां, पहला, तीसरा और चौथा। 5वां, पहला, तीसरा और चौथा। सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5वां, पहला, तीसरा और चौथा। तो आंसर होगा हमारा सी। अगला प्रश्न, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे बिल्कुल भूलना नहीं है। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और रामकुमार वर्मा। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र, और खासतौर से पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहकर पुकारा गया। आंसर होगा हमारा ए। अगला प्रश्न,
छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं यूजीसी नेट 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। ए जयशंकर प्रसाद, बी मुकुटधर पांडे, सी श्रीधर पाठक और डी नंदुलारे वाजपेयी। छायावाद के सत्र में हम इस पर बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले 4 किश्तों में छायावाद पर एक लेख लिखा था। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या नरेंद्र शर्मा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। महादेवी वर्मा की पंक्ति है ये। आंसर होगा बी। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यूजीसी नेट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। देखिए छायावाद की विशेषताओं पर आधारित कितने प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि आप छायावाद को अच्छी तरह से समझ लें, उसकी प्रवृत्तियों, उसकी विशेषताओं पर अपनी पकड़ मजबूत कर लें। तो पहला है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। आत्मानुभूति आत्म प्लस अनुभूति, यानी अपने हृदय की जो अनुभूतियां हैं, जो भाव हैं, उनकी अभिव्यक्ति। तो कथन बिल्कुल सही है। साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह आंशिक रूप से यहां अभिव्यक्त हुआ है। सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण, यह भी यहां बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त हुआ है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि छायावाद पूरी तरह से रहस्यवाद नहीं है। हां, रहस्याभास उसकी एक विशेषता है, लेकिन वो पूरी तरह से रहस्यवाद का पर्यायवाची नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन बिल्कुल सही है। कूट देखते हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सही है? सभी सही, पहला दूसरा चौथा सही, दूसरा आंशिक सही, तीसरा आंशिक सही, पहला दूसरा चौथा सही, पहला दूसरा तीसरा सही, चौथा आंशिक सही, यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि मैंने बताया कि रहस्यवाद यानी रहस्याभास उसकी एक विशेषता है, लेकिन पूरी तरह से छायावाद रहस्यवाद नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। यूजीसी नेट 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। महाराणा प्रताप का पराभव, पराभव का मतलब होता है पराजय, हार। बी पद्मिनी का अग्निदाह, सी जल प्रलय और डी रानी कमलावती का पश्चाताप। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रलय की छाया उनकी जो कृति है उसमें रानी कमलावती का पश्चाताप है। कमलावती वाघेला राजपूत की पत्नी थी, जिन्हें परास्त कर अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे और उन्होंने अपने ही महल में उनको रखा और वे जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलती रही। उसी पीड़ा, उसी वेदना को प्रलय की छाया कृति के अंतर्गत प्रसाद जी ने अभिव्यक्त किया है। तो आंसर इस प्रश्न का होगा बी। अगला प्रश्न, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। यूजीसी नेट 2007 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, निराला है दोस्तों, ये निराली हो गया है, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और जयशंकर प्रसाद। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जयशंकर प्रसाद ने शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नाम की एक विख्यात कविता की रचना की। आंसर होगा हमारा डी। अगला प्रश्न, फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। यूजीसी नेट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता है बादल, जो कि पल्लव में संकलित है, उसकी पंक्तियां हैं ये। बादल का चित्रण किया गया है यहां कवि के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है? DSSB PGT 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। रामचंद्र शुक्ल, पंत, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है ये, काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। तो प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर होगा डी।
दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने लगभग 43 प्रश्नों पर जो छायावाद पर आधारित थे उन पर बात की अच्छी तरह से। तो उम्मीद करती हूं ये सत्र आपके लिए सभी सत्रों से अधिक उपयोगी रहा होगा, क्योंकि इसमें अधिकतर उन प्रश्नों को आधार बनाया गया, उन प्रश्नों को दिया गया जो छायावाद के स्वरूप की को पूरी तरह से आपकी स्मृति में स्पष्ट कर सके, ताकि आप अच्छी तरह से किसी भी प्रकार के घुमा फिराकर पूछे गए छायावाद से संबंधित प्रश्न का सही जवाब दे सके। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।